Hello students, welcome to our YouTube channel. This is Aman Anis Khan and in this video lecture we are going to discuss our class 10th chapter number 10 light. Okay, so in the previous video lecture we have already discussed about refraction of light and laws of refraction. Or in laws of refraction, second law was very important and second law is known as Snell's law. क्लियर? हम दोबारा से स्नेल्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा स्नेल्स लॉ कि इसकी कंप्लीट फॉर्म क्या है. एज वी नो इन रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. क्लियर? इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन angle of incidence I is equals to angle of reflection R, but in case of refraction there is a relation between I and R which is given by Snell's law, and the relation is sin I upon sin R is equals to n to 1. This is the definition of Snell's law, that sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, this ratio is always constant and n21 is n2 upon n1. It is called refractive index of second medium with respect to first medium. Okay, कंप्लीट स्नेल्स लॉ यहाँ तक ठीक है. हमारे 10th के अकॉर्डिंग इतना हम याद रखें, पर थोड़ा और हमें याद रखना है. अगर थोड़ा एडवांस हमें सीखना हो तो यहीं तक कंप्लीट नहीं है. हम आगे लिखेंगे v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2. तो एडवांस लेवल के हिसाब से हम स्नेल्स लॉ इतना याद रखेंगे. ठीक है ना? लास्ट क्लास में हमने इतना डिस्कस किया था, काफी था उस टाइम. अब हम चूंकि स्पीड ऑफ लाइट को भी रिलेट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, सो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसे समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. क्यों? देखो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर हम लाइट की स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड कौन सी मीडियम में ज्यादा होगी, ऑप्टिकली डेंस मीडियम में या ऑप्टिकली रेयर मीडियम में? हम इजीली आंसर दे सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट is greater in optically rare medium. जो रेयर मीडियम होगा उसमें स्पीड ज्यादा होगी और जो डेंस मीडियम होगा उसमें स्पीड कम होगी. इसका मतलब डेंस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और वहां स्पीड कम होती है. यानी स्पीड ऑफ लाइट इज एंटी प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मीडियम उतना डेंस होगा और रिजल्टेंट फॉर्म में लाइट की जो स्पीड है उस मीडियम में उतनी ही कम होगी. आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ क्लियर हो गया. इसका मतलब हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो स्पीड ऑफ लाइट के एंटी प्रोपोर्शनल होगा. देखो यहाँ मैंने यही लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला रेशियो था n2 upon n1. n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. एंड नाउ हियर वी हैव v1 upon v2. n2 upon n1 is equals to v1 upon v2. ये एंटी प्रोपोर्शनल रिलेशन को बताता है. अगर यहाँ v2 upon v1 होता इसका मतलब वो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता. इट मींस यहाँ अगर इस पूरे रिलेशन में देखा जाए और यहाँ लास्ट में है λ1 एंड λ2. लैम्डा जो है ये वेव लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. अब वेव लेंथ क्या होती है? वेव लेंथ अगर हम वेव के बारे में वैसे हमने थोड़ा बहुत 9th क्लास में स्टडी किया होगा तो ये वेव का एक मूवमेंट है. ठीक है ना? ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया वेव मोशन के अकॉर्डिंग. ये वेव ने कंप्लीट सर्कल किया है, एक सर्कल कंप्लीट किया है. तो एक सर्कल में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है इसी को ही हम वेवलेंथ कहते हैं. इसी को क्या कहते हैं? वेवलेंथ. रेड कलर की वेवलेंथ जो लाइट है उसमें सबसे मैक्सिमम होती है और जो इस कंडीशन में हम बात करें जो वायलेट कलर होता है, ठीक है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है. तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और इसके कंपेयर में वायलेट बनाएंगे तो देखो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी कलर जो है वो वेवलेंथ के ऊपर यहाँ डिपेंड कर रहा है. तो ये है वेवलेंथ. और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है एक सर्कल, यानी जहां से जो ऑसिलेशन है वो रिपीट होगा. तो ये जो डिस्टेंस है वेव एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो ये वेवलेंथ लैम्डा है और वेवलेंथ देखो स्पीड की प्रोपोर्शनलिटी ही है, यानी कि स्पीड के प्रोपोर्शनल है. v1 upon v2 λ1 upon λ2. ये बहुत रेयर केस में काम में आएगा 10th क्लास में. मेनली हमें स्पीड से मतलब है. क्लियर? तो ये रिलेशन है स्नेल्स लॉ. कंप्लीट ये रिलेशन स्नेल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है. अब देखो पॉइंट क्या है. नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसके थ्रू सीखने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम डेराइव करने वाले हैं और वो फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. अच्छे से समझेंगे. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? अगर हम वैक्यूम में बात करें तो हम सब जानते हैं कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो याद रखिए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है c
और c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। या तो पहले से पता होगा और नहीं पता तो याद होना चाहिए। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में चूंकि डेंसिटी चेंज होती है तो लाइट की स्पीड भी चेंज होगी, और लाइट की स्पीड चेंज होना रिफ्रैक्शन का क्या है, रीजन है। रिफ्रैक्शन का एक रीजन है कि रिफ्रैक्शन इसलिए होता है कि अलग अलग मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो भी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो चलो यहाँ मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ। ये इंटरफेस है, ये दो मीडियम को अलग करने वाला सरफेस है। यहाँ से एक लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है और दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वी कैन ड्रॉ अ नॉर्मल हियर। यहाँ मैंने एक नॉर्मल बनाया है एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। क्लियर, यू आर गेटिंग इट। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। दिस मीडियम इज n1 एंड दिस मीडियम इज n2 और वी आर सेइंग दैट n2 इज ग्रेटर देन n1। ठीक है ना, हम ये कह रहे हैं कि n2 जो है वो n1 से ज्यादा है, यानी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है। तो इसका मतलब लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम मूव करती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगी और r यहाँ पे छोटा होगा, तो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ n1 मैं इसको ले रहा हूं कि जो पहला मीडियम है, सपोज ये एयर है, एयर या वैक्यूम। पहला मीडियम क्या हो गया, एयर। यहां हमें स्पीड पता है। और जो सेकंड मीडियम है, ये कोई भी मीडियम सेकंड मीडियम हो सकता है। इसे मैं ग्लास ले सकता हूं, इसे मैं वाटर ले सकता हूं, या और कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ये हो सकता है। तो इस केस में n2 जो है, इसको मैं सेकंड मीडियम यहां बोल रहा हूं और यहां पर ये m2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि कितना है n। n2 को हमने कितना मान लिया n। और अगर मैं पूछूं ये एयर है तो n1 कितना हो जाएगा 1। यू आर गेटिंग इट। अगर फर्स्ट मीडियम हम एयर लेके चल रहे हैं तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1, और सेकंड मीडियम कोई भी मीडियम है तो उसका मैंने जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया n। और अब तुम बोल सकते हो, अगर मैं कहूं कि सेकंड मीडियम ग्लास है तो n की वैल्यू कितनी होगी 3/2। अगर मैं कहूं सेकंड मीडियम वाटर है तो n की वैल्यू कितनी होगी 4/3, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट होगा यहाँ। तो अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी v1 और यहाँ पर लाइट की स्पीड कितनी होगी सेकंड मीडियम में, यहाँ स्पीड होगी v2। क्लियर, वहां v1 और यहाँ v2। जो v1 है, क्या मैं लिख सकता हूं कि v1 c के बराबर होगा, क्योंकि एयर है, वैक्यूम है, लगभग यहाँ स्पीड कितनी होती है c के बराबर। कितनी होती है 3 × 10⁸। और ये जो सेकंड मीडियम है ये कोई भी मीडियम है, और यहाँ जो स्पीड है v2 उसको मैं क्या मान रहा हूँ जनरल स्पीड v। और ये क्वेश्चन मार्क है, यानी हमें यही कैलकुलेट करना है कि मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी होती है। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कॉन्सेंट्रेट। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारा मीडियम है, यहाँ हमें लाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया n है, और कोई भी मीडियम हो सकता है, गिवन होगा न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग, मैं न्यूमेरिकल करके भी बताऊंगा यहाँ। और दिस इज अवर फर्स्ट मीडियम विच इज एयर, और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा एंड स्पीड कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो अब हम यहाँ देखो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के लिए। तो स्नेल्स लॉ से, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी कैन से v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू, यहां आप लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। यू आर गेटिंग इट। v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। ओके, नाउ v1 कितना है बताओ डायग्राम से, v1 है c के इक्वल। यू आर गेटिंग इट। v1 किसके इक्वल है c के, अपॉन v2 ये v है और ये v2 भी हमें कैलकुलेट करना है। n2 कितना है, n2 है n, और n1 कितना है, n1 है 1। क्लियर, यहां से मैं v को एक तरफ लेके जाऊंगा और बाकी n को इधर लेके आऊंगा, तो यहां से हमें एक स्टेप मिलेगी v इज इक्वल्स टू c/n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। v इज इक्वल्स टू c/n, याद रखना है ये फॉर्मूला। तो फॉर्मूला of speed of light in a medium is v is equals to c/n. Here c is speed of light in vacuum or air और n is refractive index of that medium। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी मीडियम में लाइट की स्पीड निकालनी है तो मुझे बस इतना करना होगा कि लाइट की जो स्पीड वैक्यूम में है उसमें बस उसकी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना होगा। तो काफी सिंपल फॉर्मूला हो गया ये। सपोज किसी मीडियम में मैं पूछता हूँ लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो तुम्हें क्या करना है 3 × 10⁸। इसके अंदर जिस मीडियम में पूछा गया है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके वीडियो को ये सारा नोट करना है और उसके बाद अब देखो एक क्वेश्चन में ले लेता हूं एग्जांपल, और ये क्वेश्चन में है कि फाइंड आउट
speed of light in glass, कि ग्लास में से जब कोई लाइट मूव करेगी, कांच में से जब कोई लाइट मूव करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी। हम जानते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू कितना होता है, c बाय n इज इक्वल टू, मतलब c कितना है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ग्लास का 1.5, और वी कैन राइट हियर 3/2 कितना होता है 1.5, कैंसिल आउट करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। तो देखो लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी होती है 2 × 10⁸, कम हो गई ना थोड़ी, वैक्यूम से ज्यादा कहीं पॉसिबल भी नहीं है। इसका मतलब किसी भी मीडियम में अगर तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड कैलकुलेट करोगे तो हर मीडियम में ये आंसर 3 × 10⁸ जो था उससे कम ही आना चाहिए। पूरी बात समझ में आ गई? ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज हमने स्नेल्स लॉ को थोड़ा एडवांस लेवल में सीखा था, और उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। So next topic is also important, and the next topic is refraction of light from a rectangular glass slab। क्लियर? यहाँ पे हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो नेक्स्ट है refraction of light from a rectangular glass slab, from a rectangular glass slab। ओके, सो अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे। फर्स्ट पॉइंट वाज व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम then it bends towards normal, and when light ray moves from denser medium to rare medium then it bends away from normal। you are getting it? जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मुड़ती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वो यहाँ अप्लाई हम करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ ध्यान से, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, कांच की एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर जनरली मिल जाती है, ठीक है ना, ऑफिस वगैरह में। तो ये कांच की एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, कांच की ग्लास स्लैब है, और यहां से हमें रिफ्लेक्शन कराना है। ठीक है, एक लाइट रे यहां इंसिडेंट होती है, ध्यान से देखना, एक लाइट रे थोड़ी तिरछी यहां से इंसिडेंट होती है इस तरीके से, यहां इंसिडेंट कराते हैं, एक लाइट रे यहां इंसिडेंट होगी, क्लियर, ये ऑब्जर्व कर सकते हो तुम। तो इस तरह से लाइट रे इंसिडेंट होगी, और पहली जो लाइट रे होगी दिस इज इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे कहां होगी, एयर से ग्लास में मूव कर रही होगी, ठीक है ना। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे हियर, ठीक है, एंड इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक नॉर्मल बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया जो कि जरूरी है रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, clear, and now we can observe that light ray is moving from rare medium to denser medium. It is moving from rare medium to denser medium, it means it bends towards normal। तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो जब ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इस तरीके से, मान लो ये डेविएट हुई है और थोड़ा सा बेंड होने के बाद ये इस तरीके से जाकर सामने वाले दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो जाएगी, एंड दिस विल बी अवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं इसको R1 लिख रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैंने क्या लिखा R1। यू आर गेटिंग इट? सो पहला रिफ्लेक्शन हो चुका। पहला रिफ्लेक्शन कहां से कहां तक होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। इन दिस केस लाइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट मींस लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। ओके, सो ये हुआ है यहाँ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन। अगर मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही थी, देखो इस डायरेक्शन में, इस तरह से आ रही थी। और अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये
इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है। दिख रहा है सबको? तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे इस तरह से आती है और इस डायरेक्शन में मूव कर जाती है, यहाँ यही होता। अब देखो क्या होगा सेकंड केस में। अब यहाँ सेकंड रिफ्रैक्शन होगा, तो इस तरीके से फिर से हम नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ नाउ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव कर रही है, और जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में मूव करती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो अब ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यू आर गेटिंग इट? तो ये पहला केस था, और पहले केस के बाद अब लाइट रे यहाँ से दूर हटेगी। सपोज ये एंगल कितना है, ये है r1, ठीक है। तो अब ये यहाँ से दूर हटेगी, हमें यहाँ से ये जो लाइट रे मैंने बढ़ाई है, यहाँ दोबारा से बढ़ा देते हैं इस तरीके से। दिस इज द रियल डायरेक्शन ऑफ दैट इंसिडेंट रे, क्लियर। और अब ये जो लाइट रे है यहाँ से बैंड होगी, और बैंड होने के बाद चूंकि अब दूर हटेगी, और दूर हटने के बाद इस तरीके से ये जाएगी, क्लियर। सो दिस इज आवर एंगल E। देखा जाए तो R1 जो है दिस इज सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और E जो है दिस इज सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पर मैंने यहाँ E क्यों लिखा है? E लिखा है एंगल ऑफ इमर्जेंस। याद रखना यहाँ E क्या है? E है एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल, ये E हो गया। और यहां हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखो ध्यान से देखना है कि ये जो लास्ट रे है, ये फर्स्ट है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है इमर्जेंट रे। ये क्या है? दिस इज इमर्जेंट रे। Now, after two consecutive refractions, we can observe that this emergent ray is parallel to the initial direction of incident ray. जो incident ray की initial direction थी, ये emergent ray उसके parallel हमें मिली है, clear? तो इसका मतलब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो E और I दोनों एंगल इक्वल होते हैं, और ये हमेशा दोनों पैरेलल होते हैं, और इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है D, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिलता है D, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है, जो D है इस D को हम बोलते हैं इट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सीनियर क्लास में इसकी वैल्यू निकालना भी सीखेंगे अकॉर्डिंग टू विड्थ, ठीक है ना। फिलहाल हमारे लेवल के अकॉर्डिंग ये काफी है डेफिनेशन। तो ये कंडीशन है यहाँ। देखो क्या सीखा हमने इस पूरे डेरिवेशन में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में। देखो तो हमने ये सीखा है यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ग्लास रे से कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? 2 बार। पहला रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम होता है, दूसरा रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम होता है। पहले रिफ्रैक्शन में लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और दूसरे रिफ्रैक्शन में लाइट रे नॉर्मल से दूर हट जाती है। 2 रिफ्रैक्शन के बाद जो हमें इमर्जेंट रे मिलती है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के पैरेलल होती है, और इन दोनों पैरेलल जो डायरेक्शन रेज है इनके बीच में जो परपेंडिकुलर सेपरेशन होता है D, इट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसे लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लेटरल शिफ्ट भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो वीडियो को, डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाओ, पैरेलल लगना चाहिए, ठीक है ना। स्केल से बनाना, डायग्राम अच्छा बनाना, और कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं इसके बाद थ्योरी में वो सुन लो ध्यान से। मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना है और पॉइंट को नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, सबसे पहला पॉइंट इससे रिलेटेड होगा कि क्या डिस्कस करें बताओ। हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो फर्स्ट पॉइंट होगा व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, क्लियर। एंड इन सेकंड रिफ्रैक्शन occurs from glass to air. In second refraction, light ray bends away from normal. Clear? First refraction occurs from air to glass. First point to gaya. First refraction occurs from air to glass, and in this refraction, light ray bends towards normal. And second refraction occurs from glass to air, and light ray bends away from normal. Third point लिखेंगे. After 2 consecutive refractions, emergent ray finds parallel to the initial direction of incident ray. Now अब हम फोर्थ पॉइंट डिफाइन करेंगे, और फोर्थ पॉइंट होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और अब लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
emergent ray and initial direction of incident ray is called lateral displacement और lateral shift। तो ये 4 पॉइंट लिखकर हमें ये टॉपिक को कंप्लीट करना है और lateral displacement की जो डेफिनेशन है इसे याद भी रखना है, डायग्राम को अच्छे से याद करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो कंप्लीट याद रखेंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्लियर। और डी यहाँ जो है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। और एक और चीज याद रखिए कि यहाँ जो एंगल आई है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ई से। सिमेट्री से हम ये प्रूव कर सकते हैं आसानी से। एंगल आई जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा। और सिमिलरली यहाँ देखो पैरेलल रेज हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं अल्टरनेटिंग एंगल की फॉर्म में कि जो R1 है ये R1, इसको R2 भी लिख सकते हैं ना, R2। सो R1 और R2 ये दोनों भी यहाँ इक्वल होंगे, क्लियर। तो ये केस होगा यहाँ। तो इस तरीके से हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक from this chapter. Okay, so now we will discuss refraction from spherical surfaces, ठीक है। spherical surface से related refraction, और जिस तरह से हमने वहां मिरर स्टडी किए थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसी तरह से यहाँ हम लेंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेंस जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मिरर के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो मिरर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के पहले पार्ट में, और अब हम डिस्कस करेंगे लेंस। और जिस तरह से 2 टाइप के मिरर हमने डिस्कस किए थे उसी तरह से हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ 2 टाइप के लेंस डिस्कस करेंगे। एक होगा कॉनकेव और दूसरा होगा कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। तो अब हम लेंस स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस या फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। ओके, सुना क्वेश्चन आता है कि लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंस। तो लेंस जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मैटर होता है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मैटर होता है, इसमें कम से कम एक कर्व सरफेस होनी चाहिए, क्लियर। होने को लेंस पे टोटल कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, 2। अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व हैं इसका मतलब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक, कम से कम एक, दोनों में से एक तो कर्व होना जरूरी है। अगर दोनों ही कर्व नहीं है तो फिर वो लेंस नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा ट्रांसपेरेंट मैटर या मटेरियल जिसके दोनों सरफेस कर्व्ड नहीं है वो लेंस नहीं होगा। तो बेसिकली लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल विथ at least one curved refracting surface. Okay, so लेंस जो होता है, क्या डेफिनेशन हो गई लेंस की, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल with at least one curved refracting surface, क्लियर। तो एक जो है वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व होनी चाहिए, और दोनों हो तो बहुत अच्छी बात है। जनरली दोनों ही कर्व होती हैं। तो जिस तरह से हम लेंस से डिस्कस करेंगे तो 2 टाइप के लेंस हम डिस्कस करते हैं। एक लेंस तो ये है, ये पैरा लेंस है, और ये जो लेंस है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों सरफेस कर्व हैं और दोनों सरफेस ये जो है बीच में से थोड़ा थिक है और एंड पॉइंट से कैसा है थोड़ा थिन, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये यहाँ इंपॉर्टेंट कॉन्वेक्स रहेगा। जिस तरह से मिरर में कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसी तरह से लेंस में कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मिरर में हमने देखा कि कॉनकेव मिरर ने रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाए थे, यहाँ ये लेंस भी रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी वहां पे चली जाएगी सेकंड मिरर, ठीक है ना, सेकंड लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना, दोनों तरफ सरफेस एक जैसे ही है। सेकंड जो लेंस होगा वो होगा हमारा ये लेंस है, ये बीच में से थिन है और एंड से कैसा है थोड़ा थिक है। इस लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये 2 टाइप के लेंस हमारे पास है, एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस। और अब बात करें अगर प्रॉपर्टीज की, तो जो प्रॉपर्टीज हमने मिरर में पढ़ी थी ना वो उलट जाएंगी। कहने का मतलब मिरर में जो प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर की थी वो सब कौन ले जाएगा यहाँ, कॉन्वेक्स लेंस। देखना काफी सिमिलर है। और दूसरे केस में मिरर में जो कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी थी वो कौन ले जाएगा यहाँ, कॉनकेव लेंस, यानी उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके डायग्राम ज्यादा पढ़ेंगे और इसके वही बीच में 2 डायग्राम हम स्टडी करेंगे। तो धीरे धीरे चीजें आगे आएंगी। सो लेंस क्या होगा, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें कम से कम एक सरफेस तो कर्व होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है ना। दोनों अगर कर्व है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से हम 2 लेंस डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस की, लेंस से इमेज कैसे बनाई जाती है और क्या रूल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने मिरर के लिए रूल्स समझे थे वैसे ही लेंस के लिए भी रूल्स समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या रूल्स होंगे यहाँ। सबसे पहले एक एक करके हम रूल सीखेंगे, लिखना चाहो तो रूल्स को भी तुम लिख सकते हो बाद में, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो रे डायग्राम्स बनाएंगे उनकी प्रैक्टिस अच्छे से होना। तो पहला जो रूल है यहाँ इससे रिलेटेड, फर्स्ट रूल ये है
कि वही सिंपल रूल कि अगर कोई लाइट रे, देखो लेंस में इस तरह से ये पॉइंट होता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, और यहाँ जो सेंटर पॉइंट है उसे पोल नहीं बोलते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ जो है यहाँ इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो वो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसकी कुछ खासियत होती है, अभी थोड़ी देर में आएगी इसकी खास बात क्या है। तो ये लेंस है, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट हो, तो बताओ हमने सीखा है, हम एक्सपीरियंस से बोल सकते हैं कि ये लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से। 101% ये कहां से गुजरेगी? ये फोकस से पास करेगी। पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको? लेकिन चूंकि पहले रिफ्लेक्शन था तो इस साइड आ गई थी, अब तो रिफ्लेक्शन इसका मतलब दूसरी साइड जाएगी और ये इस साइड जाके इस पॉइंट को कट करेगी। ये जो पॉइंट है ये क्या होगा? इसका फोकस होगा, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? ये इसकी फोकल लेंथ होगी। यू आर गेटिंग इट? तो ये कॉन्सेप्ट है कि जहां इंसिडेंट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पॉइंट से गुजरती है, और ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। दिस इज फोकल लेंथ एंड दिस इज फोकस पॉइंट। क्लियर? लेकिन वही अगर मैं यही कॉन्सेप्ट कॉन्केव लेंस के लिए डिस्कस करूं तो क्या होगा? ओके, सो कॉन्केव लेंस के लेते हैं, दिस इज कॉन्केव लेंस एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, यहां पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुई, और चूंकि ये होता है कन्वर्जिंग लेंस और ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, तो ये इस रे को क्या कर देगा? यहां डाइवर्ज, दूर बढ़ा दे। जब इसको पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे तो इट appears to meet principal axis at this point. This point is called focus and this distance is called focal length. Optical center से f की distance को हम क्या कहेंगे? Focal length. So now what is the definition of focus point in case of lens? Definition is same as the previous one. What is the definition here? The definition is इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। मिरर की जगह लेंस आ गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस मीट्स प्रिंसिपल एक्सिस और appears to meet principal axis at a point which is called focus. Clear? तो ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस होगी that will be called focal length. So this is the first rule. फर्स्ट रूल तो बिल्कुल सिंपल ही हो गया है कि जो लाइन में पैरेलल आती है वो फोकस से गुजर जाती है। सेकंड रूल बिल्कुल इसका उल्टा है। सेकंड रूल क्या होगा? अगर कोई लाइट में फोकस से गुजरती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद रखिए, अगर लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से गुजर जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस से गुजर के लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो फिर वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर फोकस से गुजरेगी नहीं। लेकिन अगर कोई लाइट रे, देखो मैं सेकंड रूल को इसको बना लेना सर, सेकंड रूल को मैं इसी डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ देखो, इसको भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ। तो हम सेकंड रूल बना रहे हैं, फर्स्ट रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड रूल में अगर कोई लाइट रे फोकस से गुजर के जाएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सीखा हमने इसमें। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ कोई लाइट रे फोकस के डायरेक्शन में फोकस को निशाना बनाकर आएगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो पहला जो रूल है वही दूसरा रूल है, बस हमें लाइट रेस के डायरेक्शन को उलट देना है। तो दो रूल्स हमने काफी इजीली यहाँ सीखे। तीसरा रूल हम सीखेंगे यहाँ, जो थर्ड रूल है इससे रिलेटेड। थर्ड रूल में अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाने के लिए। ये थर्ड रूल काफी काम आएगा हमारे। और थर्ड रूल ऑप्टिकल सेंटर को, मैंने कहा था ऑप्टिकल सेंटर में कुछ खास बात होती है, ये वही रिप्रेजेंट करता है। थर्ड रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, अगर लाइट रे यहाँ इंसिडेंट होती है तो ये विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है। ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि डायग्राम बनाते टाइम, रे डायग्राम्स बनाते टाइम ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? थर्ड जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट, हमने ये सीखा कि लाइट रे विच इंसिडेंट्स ऑन ऑप्टिकल सेंटर ये होती है विदाउट डेविएशन, इट विल मूव विदाउट एनी डेविएशन। तो ये अपनी इनिशियल डायरेक्शन में मूव करती है, किसी तरह से डेविएट, किसी एंगल पे डेविएट ये नहीं होती है, ये सीधे निकल जाती है। ओके, और इसी तरह से ये कॉन्केव में भी होगा सेम। अगर कॉन्केव के लिए भी हम देखें तो यहाँ भी वही होगा, ऑप्टिकल सेंटर पर, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सीधी चली जाएगी। क्लियर? सो ये तीन रूल है, तीनों रूल हमने यहाँ सीखे हैं, तीनों रूल लिख लेने हैं पॉइंट बाय पॉइंट।
क्लियर? और तीनों रूल्स के लिए डायग्राम्स बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए, डायग्राम्स बना लोगे तो रूल्स भी सीखने में आ जाएंगे। क्लियर? So that's it for today's video lecture. In next video lecture, we will discuss ray diagrams related to convex mirror and concave mirror। और एक और important point हम वहाँ सीखेंगे इससे रिलेटेड, रे डायग्राम्स के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इससे रिलेटेड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट होगा पावर ऑफ लेंस, लेंस के पावर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।